एवरीवन, मैं नीरज पाल। हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी। पॉलिटी की सीरीज़ में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख ली थी, हमने डीपीएसपीज़ को समझ लिया था और हमने देखा था प्रेसिडेंट किस तरह से नियुक्त किया जाता है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स देख लिए थे। अब हमें फंडामेंटल राइट्स देखना था। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है हमें। फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बोला जाता है, मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनको उल्लेख किया गया है, इनको समझाया गया है, इसमें बताया गया है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है सबसे पहला लिखित संविधान था जो इंग्लैंड के पास था, और इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो 100% लोगों को मिलेगी, 100% इसको ट्रू माना जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को इंडिया सर्वोच्च मानता है, तो इसलिए उसमें भी फंडामेंटल राइट्स उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे राइट्स में से फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो राइट होते हैं वो गारंटी होते हैं सिविलियन, जो भी सिटीज़न है इंडिया के, उन सब के लिए गारंटी है। तो कुछ जो है किस रिस्पेक्ट, डिग्निटी इन एन इक्वल टर्म, सबको गारंटी है। हर एक सिविलियन को, जो भी इंडिया का नागरिक है, उन सबको ये चीज़ें मिल के रहेंगी। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है कि ये गारंटी राइट होते हैं और रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इक्वल टर्म में सबको मिलेंगे। इट शोज़ द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो ये हमें डेमोक्रेसी की मूल जो भावना है उसको दर्शाता है कि हर एक बंदे को राइट दिया गया है, हर एक देश के नागरिक को राइट दिया गया है। यही फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक निचोड़ बोला जाए तो यही है कि हर एक बंदे को राइट दिया गया है, मतलब ट्रू डेमोक्रेसी है इंडिया में। और इट प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम द हार्ड रूल ऑफ स्टेट। स्टेट का संदर्भ यहाँ पे क्या है कि स्टेट का संदर्भ कोई भी हायर अथॉरिटी के पर्सन से भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी हो सकता है, जो कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को आहत पहुँचा सकता है, उससे छीन सकता है। वो सारी चीज़ों, वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास ये पावर होती है ये सब करने की, उसको स्टेट कहा जाता है। यदि कोई स्टेट का ऐसा रूल है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, फंडामेंटल राइट का उसको फॉलो नहीं हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स टूट रहा है उसके कारण, तो कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। हम देखते हैं आगे क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स इतनी पावर देते हैं किसी एक सिंगल व्यक्ति को। बेसिकली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, बट एक अभी निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। अभी नहीं, मतलब काफ़ी पहले हटाया गया, बट शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। इसको आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। 14, 15, 16, 17, 18, तो इतने आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है। 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल कितने आर्टिकल आ गए? इसमें 5 आर्टिकल आते हैं, 5 आर्टिकल आते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम आएगा, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन है 29 से 30, और राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31, जो कि हटा दिया गया है, उसको 300A में डाल दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अब ये लीगल राइट है। लीगल राइट है मतलब एक संवैधानिक अधिकार है, एक या कह लीजिए वैधानिक अधिकार है ये। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का जो प्रावधान है, डायरेक्ट हम रिट दायर करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 32 के तहत ये पावर मिलती है किसी सिटीजन को, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है संवैधानिक उपचार का सहारा लेकर वो किसी भी स्टेट के खिलाफ वारंट जारी करवा सकता है यदि उसने गलत किया है तो। आर्टिकल 31 में क्या है जिसे हटा दिया गया है? 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया था। एक केस हुआ था केशवानंदा भारती केस,
जो कि केरल का था, और मतलब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के बीच में हुआ था, और 1974 की ये बात है। 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7 और 6 से वर्डिक्ट आया था, और केशवानंदा जी हार गए थे। तो इसी में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हटा दिया गया था, कहाँ से, फंडामेंटल राइट से, और इसे फंडामेंटल राइट से निकाल के जो है इसे आर्टिकल वैधानिक राइट मतलब लीगल राइट बना दिया गया, 300A में डाल दिया गया। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। आर्टिकल 12 जो है, इट सेज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर अंडर द यूनियन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्टेट की यूनिट है, स्टेट के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, वो सब के सब जो है यूनियन के अंतर्गत आएगा। वो इंडिया का कहलाएगा, उसकी वो भारत की संपत्ति होगी, वो सब भारत का ही कहलाएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड इन द लेस टर्म। मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जा सकता है, बट इसको अमेंड कम नहीं किया जा सकता, इसको लेस टर्म में अमेंड नहीं किया जाता। बिफोर पावर विच विल डिडक्ट फंडामेंटल राइट विल बी नल। जो भी पावर, लेट से कोई सा एक कानून ऐसा बना दिया जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स को लोगों से ले रहा है, तो उस जहाँ तक वो लोगों के संविधान फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, उधर तक वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत उनके पास ताकत है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी तरह के नियम या कानून को जो कि फंडामेंटल राइट को तोड़ता है, फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 15 जो है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस। तो आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट और बर्थ प्लेस के बेसिस पे। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के बिहाफ में आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इस देश में। ये आर्टिकल 15 ये सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर एक को मौका दिया जाएगा सरकारी नौकरी पाने का। सरकारी नौकरी जब भी निकलेगी तो उसका फॉर्म भराया जाएगा, फॉर्म में लिखा रहेगा कि इतनी वैकेंसी है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये शैक्षणिक अर्हताएँ चाहिए और ये इतनी फीस है, इस हिसाब से सारी चीज़ें दी जाएगी। यदि ये राइट नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी को, कोई भी सरकारी कंपनी इंटरनली भी ये प्रोसेस करा के रिक्रूट कर सकती है लोगों को, बट फंडामेंटल राइट है इसलिए इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार जो है हमें आर्टिकल 17 के द्वारा मिलते हैं। आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब सभी लोगों के टाइटल जो है उसको अब एबोलिश कर दिया गया है। टाइटल मतलब क्या होता है, लोगों की उपाधियों का अंत हो चुका है। आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत हो जाता है। आर्टिकल 19 देखते हैं, आर्टिकल 19 से शुरू होते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में देखिए 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F। 19A में दिया है राइट टू स्पीच, मतलब बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात को रख सकते हैं किसी के भी सामने, किसी के भी समक्ष, स्टेट के समक्ष, राज्य के समक्ष, किसी को भी समझे कुछ भी बात बोलनी है आप बोल सकते हैं। राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन अ नॉन वायलेंस वे, आप बिल्कुल नॉन वायलेंस वे में किसी भी मीटिंग को रख सकते हैं, किसी भी मीटिंग को बना सकते हैं। अहिंसावादी तरीके से होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा तरीके से, अहिंसक होकर बिल्कुल आप मीटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल मीटिंग बना सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, बस किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 19C बोलता है राइट टू मेक द यूनियन बनाने का अधिकार है, मतलब यूनियन जो ट्रेड यूनियन होती हैं इस तरह का यूनियन बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, लोग मिलकर ग्रुप बनाने का अधिकार है। फिर 19D आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट का फ्रीडम है, आप इस देश में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी ज़िले में जाकर रह सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड सेटलमेंट, ये रहने के लिए आज़ादी देता है और ये मूवमेंट के लिए आज़ादी देता है कि आप किसी भी शहर में, किसी भी देश में जा सकते हैं। 19F जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में बताता है, मतलब
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब आप किसी भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं, ऑक्यूपेशन को चुन सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ऐसा ट्रेड नहीं करने लगना है कि ड्रग्स गांजा बेचना शुरू कर दिया है और ये ट्रेड के में नहीं आएगा और आपको जेल भी हो सकती है। इस तरह के काम नहीं करने, आपको चूज़ करने का है, बट ऐसा ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, ऐसा ट्रेड, ऐसा बिजनेस बनाना है जो पूरी तरह से एक नंबर का हो। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कोई भी कन्विक्शन ऑफ आपको कोई भी आप ऑफेंस हो तो आपको बचाता है ये, किसी भी ऑफेंस की आपके ऊपर वो ना हो, आपको जिम्मेदार न ठहराया जाए पहले जब तक प्रूव ना हो। अनटिल प्रूवन गिल्टी तब तक आप निर्दोष हो, ठीक है, हमारे संविधान के हिसाब से। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये जो है जीने का अधिकार है और लिबर्टी का अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये दोनों आर्टिकल 20 और 21, खास तौर पर 21 जो है ये कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता, चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी लग जाए। राष्ट्र में, भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लग सकती है। एक है आपातकाल जो है वो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात कहलाता है, और दूसरा है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और तीसरी इमरजेंसी जो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। राज्य कर्ज में डूब जाए तो, राज्य इन अ सेंस पूरा स्टेट, पूरा इंडिया जो है कर्ज में यदि डूब जाए तो, जबकि आज तक ऐसी नौबत तो नहीं आई है, बट हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो किसी भी तरह की इमरजेंसी लग जाए पर आर्टिकल 21 जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। आर्टिकल 21 के तहत आपको सारे अधिकार मिलते ही रहेंगे। तो आर्टिकल 21 बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करी गई है। मैं इसमें कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिक्लेरेशन जो है इसके अंदर, राइट टू प्राइवेसी, आपको निजता का अधिकार है। राइट टू लिव, आपको जीने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, आपको हेल्दी रहने का भी अधिकार है। राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14, 14 साल की उम्र तक आपको भारत सरकार या राज्य सरकार आपको पढ़ाएगी, यह आपका मौलिक अधिकार है। राइट फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ, मतलब आपको संविधान के द्वारा उचित न्याय मिलने का अधिकार है, आपको न्याय मिल के रहेगा। लेट से आपके पास पैसे नहीं है और वकील रखने का, तो आपको राज्य एक वकील प्रोवाइड कराएगा जो आपकी तरफ से वकालत करेगा, ठीक है। तो फ्री हेल्प होगा, वो फ्री हेल्प मिलेगी उससे। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, सेपरेट जेल का राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, मतलब आप सेपरेट जेल की डिमांड नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट सेपरेट जेल है। राइट अगेंस्ट हैंडक्राफ्ट, लेट्स से सेपरेट जेल, जैसे कुछ जेल अगर वो है तो दिक्कत है। हैंडकफ्स के अगेंस्ट जेल है कि आपको हथकड़ी नहीं, अगर आप चाहते हैं हथकड़ी ना पहनाई जाए तो नहीं पहनाई जाएगी, और पर कुछ कंडीशन होती हैं उसके तहत, अगर आपने ऐसा करा तो फिर आपको हथकड़ी पहनाना अनिवार्य हो जाता है। राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर, राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग, राइट टू ट्रैवल फॉरेन जाने का ट्रैवल करने का अधिकार है फॉरेन में। राइट अगेंस्ट टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर, अगर आपको बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली, राइट टू स्लीप, ये सारे अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट है, और भी कई सारे हैं जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में अरेस्ट एंड डिटेंशन के कुछ प्रावधान है जिसमें बच सकते हैं। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो आर्टिकल 23 में क्या है, ह्यूमन बींग का ट्रैफिकिंग, मतलब लोगों का देह व्यापार जो होता है, लोगों को बेचा जाता है, बंधुआ मजदूर की तौर पर बेचा जाता है या अंगों के लिए बेचा जाता है, उसके लिए प्रोहिबिशन हो चुका है। और फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर, 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं करा सकते, आप उसको काम नहीं करवा सकते, ये भी एक प्रोहिबिशन है, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो आपको धर्म मानने की और उसको प्रमोट करने की और प्रोपोगेट करने की और प्रैक्टिस करने की आज़ादी है आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब रिलीजियस अफेयर, मान लो आपको कुछ
सत्संग कराना है, कुछ कथा करानी है, सुंदरकांड कराना है, ये सब कराने का आपको अनुमति है। आर्टिकल 27 जो है फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस कल्चर। तो आप दान दे सकते हैं किसी भी जो रिलीजियस संस्थान है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या कोई मंदिर है, या कोई मस्जिद है, या कोई गुरुद्वारा है, या कोई चर्च है, कहीं पे भी आप अपना दान दे सकते हैं, आपसे कोई मना नहीं है। आर्टिकल 28 है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस वर्शिप मतलब पढ़ाया जा सकता है, किसको रिलीजन के बारे में समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल चलते हैं, मुस्लिमों मदरसे चलते हैं, और हिंदुओं में भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, और मिशनरी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बताया जाता है। तो इस तरह के स्कूल चलाए जा सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो है आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी के लिए, कुछ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों की सेपरेट किया गया है। आर्टिकल 30 में राइट फॉर माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटीज़ क्या है, अपने लिए एक सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्पेशल अधिकार है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 जो है हमने देखा कि वो राइट टू प्रॉपर्टी था, और उसको अब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, आर्टिकल 301 बना दिया गया जो कि एक लीगल राइट है। अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 में अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था भीमराव अम्बेडकर जी ने। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा था, और उन्होंने ही बोला था कि यही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, यही हर एक नागरिक को असली पावर देता है। फिर आर्टिकल 33 देखते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट। आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स इट। मतलब संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, ताकि वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे। तो ये अनुशासन बनाए रखने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में फंडामेंटल राइट निरस्त किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट विल मार्शल लॉ इन द फोर्स। तो जब कभी मार्शल लॉ लगता है या किसी एरिया में, किसी जगह पर, तो वहाँ पर कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 35 जो था वो हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। हम इन रिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है ब्रिंग दी बॉडी, मतलब पेश किया जाए किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, आरोपी को पेश किया जाए, इस तरह से डिमांड कर सकता है कौन? कोर्ट में कौन सा? हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है परमादेश, तो मैंडेमस, इसको मैंडेमस कहा जाता है। इसका मतलब है टू गिव द मैंडेट। मैंडेट मतलब आदेश देना, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब है। यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लगाई जा सकती, यह एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मतलब आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है प्रतिषेध और प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन मतलब मना करना। तो ऊपर का जो कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, जैसे कि कोई सा भी न्यायालय हो, जैसे हाई कोर्ट हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मना कर सकता है कि ये केस जो है आपसे नहीं होगा, ये हमको दे दीजिए, ये केस जो है हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। जैसे उच्चतम न्यायालय कोई सा भी हो, वो अधीनस्थ न्यायालय मतलब उसके नीचे वाले न्यायालय को विरुद्ध जारी कर सकता है क्या? प्रोहिबिशन। नेक्स्ट आता है उत्प्रेषण लेख, जिसको सेट्योररी कहते हैं, और इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, मतलब कि सर्टिफिकेट को पेश किया जाए, सर्टिफिकेट को दिखाओ, ताकि प्रूफ दिखाओ कि भाई क्या क्या प्रूफ है आपके पास। उच्चतर न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी वाद विवाद पर के बारे में जो उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। लेट्स से कि लोअर कोर्ट है, कोई सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे कोई केस चल रहा है और अपर हाई कोर्ट के नज़र में आया कि ये केस में कुछ
दिक्कत है तो हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर वाला कोर्ट जो है डिमांड कर सकता है कि किस बिना पर आप ये फैसला दे रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है। इट कैन बी इशू फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, और इस कारण से ट्रांसफ़र भी केस ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, मतलब नौकरी छोड़ दो या जवाब दो। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्यू वारंटो जारी हो जाता है, ये जनरली सरकारी व्यक्तियों के ऊपर जारी होता है, सरकारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर जारी होता है। यदि किसी के ऊपर ये जारी हो जाता है तो नौकरी छोड़ दो, तो क्यू वारंटो जारी होता है और नौकरी छोड़ दो, या फिर जवाब दो कि किस कारण से आपने वो पर्टिकुलर काम नहीं किया। यदि किसी ने अपनी जो उनकी जिस कार्य के लिए वो उस पद पर बैठे हुए हैं, यदि उस पद का निर्वहन उन्होंने सही से नहीं किया है तो उनके खिलाफ ये क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि ये व्यक्ति नौकरी के लायक नहीं है, यदि उसने किसी गलत तरीके से या गलत मीन्स से उसने उस नौकरी को पाया हो या किसी गलत काम किया हो, तो उस बिहाफ में क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो फिर भी इसको 1-2 बार और देखिए तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। समय की कमी के कारण इसको जल्दी कराना पड़ा मुझे, और यदि नहीं हुआ है तो इसे 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन बनना तय है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे राइट्स, इसलिए इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।